मैं क्रिएटिव डिग्निटी के साथ पिछले 8 महीने से जुड़ी हुई हूँ और एक इनिशिएटिव हमने जारी रखा, चालू किया, क्राफ्ट एक्स क्लाइमेट करके। आइडिया ये था, और ये हमारी 8th डिस्कशन है आज। आइडिया ये था कि कैसे हम उन मॉडल्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करें जो इस देश के डिफरेंट क्राफ्ट क्लस्टर्स में हैं, और जो इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं या ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें और क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसको आइडेंटिफाई करना कि क्लाइमेट का मतलब यही नहीं है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बट अपने काम को हम इन्वायरमेंटली कैसे और स्ट्रॉन्ग बनाए, रिजिलियंट बनाए, कि ये चीजें हमें कम से कम इम्पैक्ट करें। इम्पैक्ट तो करेंगी, but through different models we have understood that we can strengthen our language. आज का जो सेशन है, it is titled 100 Mile Economies, Case Studies from Gujarat. And we understand that the principle of conducting business in the craft sector in a socially and environmentally positive manner or cognizant manner is not new in the sector. So जो क्राफ्ट सेक्टर है वो बहुत पहले से ही, जब से इस काम की शुरुआत हुई है, लोग अपने घरों में काम करते हैं तो सोसाइटी के लिए पॉजिटिव रहा है, कम्युनिटी के साथ मिलके करते हैं, और जो आसपास का वातावरण है उससे रिसोर्सेज तो लेते हैं, लेकिन उसका ख्याल कैसे रखें, चाहे पशु पक्षी हो, इनके साथ कैसे तालमेल बना के रखें, ये समझ क्राफ्ट सेक्टर में बहुत पहले से ही रही है। एंड इफ यू गो बैक टू द टाइम ऑफ प्री इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस टाइम, द गांधीयन कॉल to understand the indigenous institutions and local assets has given birth to very powerful movements, जैसे सेवा है, मलका है, चरखा वुमेन कलेक्टिव है, काफी सारी हैं। और क्रिएटिव डिग्निटी के साथ बहुत सारे ऐसे एंटरप्राइजेस, डिजाइनर्स, आर्टिजन्स जुड़े हुए हैं जो अपने काम के थ्रू इस जो इकोसिस्टम का वो पार्ट है, जो कम्युनिटी से वो काम करते हैं, जिन रिसोर्सेज को वो यूज करते हैं रिमोटेस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, वो उसको ध्यान में रख के करते हैं। तो आज का, बट द प्रॉब्लम इज दैट इन टुडेज मॉडर्न सप्लाई चेन द वैल्यू चेन हैज समवॉट बिकम फ्रैक्चर्ड। हो क्या रहा है कि फिजिकल डिस्टेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, कि रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ है, हमारे आर्टिजान भाई बहन कहाँ बैठे हैं, पैकेजिंग कहाँ हो रही है, और मार्केट कहाँ है। तो पहले जो लोकल कंजम्पशन, प्रोडक्शन टू कंजम्पशन बहुत पास होता था, वो अब उसकी दूरी बढ़ गई है। Additionally, ये भी gap है, there is one more gap, that the traditionally rooted skills and opportunities have also distanced. इससे हुआ क्या है, that many generational workers and makers, they have migrated to city because the opportunities aren't available, and this has distanced them from their organically nurtured generational skill, but also the pride and dignity attached to it. I think the entire nomenclature of creative dignity also understands this ethos very well. एंड इस बात को समझने के लिए आई हैव रिपीटेडली गॉन बैक टू ईला भट्ट्स ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क कॉल्ड अनुबंध, whose subtitle is building 100 mile communities, and the meaning of अनुबंध being to follow connectedness. तो अनुबंध का मतलब कि हम किस फॉलो कर रहे हैं, एक कनेक्शन को, वो क्या कनेक्शन है। तो कनेक्शन है रीजन के बीच में, उसके माइक्रो क्लाइमेट के बीच में, लैंड के बीच में, जो लिविंग सिस्टम्स हैं, पीपल एंड मार्केट। सो ये 100 माइल कम्युनिटी का मतलब यही नहीं है कि लिटरली इट इज 100 माइल, बट इट इज रियली अबाउट दिस रेडियस जहाँ पे लोग, लैंड, क्लाइमेट, वातावरण, मार्केट एक दूसरे को पहचानते हैं, एक सेंस ऑफ कम्युनिटी है, और उससे क्या होता है, लोगों की बातें एक दूसरे तक पहुंचती हैं, एंड प्रॉब्लम्स, देयर इज मोर पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रॉब्लम गेटिंग सॉल्व्ड. Interestingly, we've also understood that, in the food universe, this entire concept of farm to table or farm to family has been celebrated. A fiber shed movement, which is started by Rebecca Burgess, or the soil to stitch movement globally, is also being celebrated as we speak. But its translation in the handloom and the handicraft sector today needs much more work in terms of operation, logistic, resources, and market. So we have 3 experts joining us today from the state of Gujarat. गुजरात से 3 विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए। अपने काम में उन्होंने इसको कैसे दर्शाया है और रिफाइन करा है। They have shaped ecosystems and social enterprises employing system thinking in a bioregion, which means identifying a gap, matching skills with opportunities, empathizing and engaging with communities with an intent of inclusive and holistic growth. So we have Ghatit Lehru ji joining us today from Kutch. He's the director of Khamir, as most of you already know.
It is a non-for-profit platform in Kutch known for resurrection and promotion of traditional handicrafts and cultural practices, materials like indigenous cotton, wool, pottery, etc. Our next speaker is Madan Meena ji. He's an anthropologist. He has joined us for another discussion before, which was part of CraftX Climate. But today he's going to bring a different perspective. He is also an artist who has worked extensively to promote the tangible and intangible cultural heritage of nomadic and tribal communities of North and Western India. He is the trustee of Bhasha Research and Publication Center in Vadodara and director of Adivasi Academy in Gujarat. He will share the work that went behind reviving loin loom weaving value chain in Chota Udaipur district today, which is 110 kilometers from the city of Vadodara. And our third speaker is Dr. Nilesh Priyadarshi, founder of Karigar Clinic. With more than 20 years of experience in the craft sector, he has also headed the Gujarat operations of Fab India. He started Karigar Clinic in 2016 as a social enterprise for capacity and brand building with and for artisans across Kutch. So I welcome you all to the session today. एंड मदन मीना जी थैंक यू सो मच, आप हमें इतनी दूर से ज्वाइन कर रहे हैं, कार से ज्वाइन कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. घटित जी, आई वांट टू स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन विद यू. Khamir's engagement with reinitiating the value chain of the indigenous materials, be it kala cotton or desi ऊन, is well known. Khamir ने कैसे आज से 10-15 साल से कैसे काला कॉटन और देसी ऊन के साथ लगे हुए हैं, इनकी वैल्यू चेन रिवाइव करने में बहुत बड़ा हाथ है इस ऑर्गेनाइजेशन का. And by doing so, self-sufficiency of materials, crafts has been injected in the region, where now we see that farmers, pickers, ginners, spinners, or herders, carders, spinners, weaver, knitters, these are domestic producers who are all very well aligned with the said goal, which is a viable, marketable product. How did it, according to you, Ghatiji, if you can let us know, it has led not only to the social and economic growth, but also has led to the ecological healing of the land systems of this region. तो कैसे socially और ecologically and environmentally, economically, ये सारी जो एक SDG goals और ESG जैसे ग्लोबली कहा जाता है, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, इन चीजों को बहुत साथ में रख के ये वैल्यू चेन्स को रिवाइव किया गया है. थोड़ा आप हमें इसके बारे में बताएं. खमीर की जो शुरुआत हुई है वो 2005 में हुई. एंड सबको पता होगा कि यहाँ पे 2001 में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था कच्छ में. तो उसके बाद जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन का निर्माण हुआ, उसमें वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन वो खमीर भी था. और हमारा जो फोकस था वो यहाँ की क्राफ्ट ट्रेडिशन, और पर्टिकुलरली क्योंकि यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी के साथ ऑलरेडी 3 ऑर्गेनाइजेशन बहुत फेमस काम कर रहे थे, सृजन, कला रक्षा एंड कसब. तो खमीर का फोकस था कि एम्ब्रॉयडरी के अलावा के क्राफ्ट है, जिसको आप मेल डोमिनेटेड क्राफ्ट भी बोल सकते हैं, उस पर लॉन्ग टर्म गोल के साथ काम करना. क्योंकि अर्थक्वेक के जब आपदा आती है तो तुरंत उसका राहत देने के लिए बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव भी होते हैं जो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट के लिए होते हैं. लेकिन खमीर का पहले से लॉन्ग टर्म एक थिंकिंग के साथ काम की शुरुआत हुई थी. और इसी के अंदर हमने लॉन्ग टर्म काम के अंदर ही हमने एनवायरनमेंट को भी खमीर का जो पिलर था, जो थिंकिंग प्रोसेस का, वो पहले से हमने माना था ऐसा. सो वीवर्स के साथ जो काम शुरू हुआ, उसमें पोस्ट अर्थक्वेक में हमने दिल्ली में 3 एग्जीबिशन किए थे जो मार्केटिंग के पर्पस थे, और उनका मार्केट वापस जुड़े. क्योंकि अर्थक्वेक के दौरान जो पूरा तबाही मची थी, उसमें मार्केट, रॉ मटेरियल, उसको लेकर काफी सिचुएशन यहाँ पे चेंज हुई थी कच्छ में. तो वो एग्जीबिशन की प्रोसेसेस के दौरान हमें को पता चला कि जो फ्यूचर है क्राफ्ट का भी, वो लोकल इकोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है. तो लोकल नेचुरल फाइबर्स के साथ जुड़ा हुआ है. क्योंकि उस समय कच्छ में नेचुरल फाइबर का तो यूज होता था, लेकिन उसके साथ साथ एक्रेलिक जो सिंथेटिक फाइबर है,
उसका भी बहुत बड़े पैमाने पे यूज होता था। तो वो लर्निंग को लेके खमीर में एक मंथन शुरू हुआ, और उसमें यहाँ के लोकल जो भी नेचुरल फाइबर है उसको लेके हमारा पूरा सोचना और उस पर एक्शन शुरू हुआ। ये मैं बात कर रहा हूँ 2009-10 की, when मीरा गोरडिया जो सीडी की भी फाउंडर है, वो खमीर की डायरेक्टर थी। एंड आई ऑल्सो ज्वाइन खमीर एट अराउंड दैट टाइम पीरियड, and we came to know about the local indigenous cotton variety जो यहाँ का वागड़ रीजन है, वहाँ का कॉटन है। एंड ये बहुत सालों पहले तो पूरा कच्छ में यही वैरायटी का कल्टीवेशन होता था, और धीरे धीरे इसमें से ये एरिया सिमटता हुआ वागड़ में केंद्रित हो गया। एंड बिकॉज ऑफ सैलिनिटी एंड ऑल इश्यूज, farmers were still cultivating the by default organic cotton, which they were calling as a kala. Kala is actually a closed pod. जो कॉटन का पोड होता है उसको काला बोलते हैं। तो हमने वहीं से शुरुआत की, एंड इट वाज वेरी सिंपल थिंकिंग। हमने ये ग्लोबल जो अभी नए इंडिकेटर वो बने थे वो सब हमारे दिमाग में नहीं थे। बस दैट यहाँ का ही कॉटन का वीविंग शुरू हो, और कहीं पे खादी और वो इंस्टीट्यूशन के साथ रह के एक वो नॉलेज गेन करके एक लोकल चेन बने जिसमें फार्मर और वीवर वापस जुड़े। एंड वो थिंकिंग के साथ हमने काम की शुरुआत की थी। एंड जो ट्रेडिशनल नॉलेज था वीवर्स का, और एज वेल एज गांधीयन जो ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने इस पे जो काम किया था, उसका काफ़ी हमें बेनिफिट मिला। एंड बाद में हमने 3 साल तक we did the ground research, and it was launched in 2011-12 at Delhi as a Kala Cotton as a brand. बाद में it has hugely impacted all the sort of sectors, particularly the income of weavers जो पहले काफी कम थी उसको बढ़ाने में भी उसने अपना रोल काला कॉटन ने प्ले किया। And once it was stabilized, the entire value chain was stabilized, we also focused to include the spinners into that. So initially spinners were part of this process, but the spinning was happening in Saurashtra region. At that time, Kutch में इतने hand spinners नहीं थे. Then we included first Ampar Charkha, and then we started doing hand spinning on Peti Charkha. And slowly, क्योंकि जो गैप आते गए उस पे हमने काम हम करते गए, तो then natural dyeing was also started as part of this process. And एक पूरा localized chain खड़ा हो, and with जिसमें यान जो है वो वीवर के एक्सेस में आए, because accessing a raw material is the sort of also biggest empowering factor. So वहाँ से हमने काम शुरू किया। एंड इसी टेम्पलेट पे बाद में थोड़ा अलग तरीके से वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द देसी वूल आल्सो, व्हिच इज अ लोकल इंडिजिनियस वैरायटी ऑफ कच्छ। देयर इज अ ब्रीड कॉल्ड पाटनवाड़ी, व्हिच इज एन इंडिजिनियस ब्रीड, सी ब्रीड ऑफ कच्छ। सो उसमें से हमने पूरा चेन खड़ा किया और उसके प्रोडक्ट भी खड़े हुए हैं। बट उसमें हम जो दोषी चरखा है, which was like when Gandhi started working with Khadi, Gandhi ji found this charkha in the north Gujarat town called Bijapur. उसको ही लेकर हम वुल में वो रिवाइवल की एफर्ट कर सकते। Thank you so much, Gataji, for giving this background, and it very closely links with the work that Madanji is doing now in Chota Udaipur. And when he told me a while back that, and the Voice of Fashion, which is the organization that I worked for before, they have covered this entire narrative, if I can say, कि कसौता loin loom weaving शुरू करी, एंड एक वीवर के साथ शुरू करी। तो मदन जी थोड़ा हमें बताइए, वीविंग तो शुरू करी, फिर उसके बाद फार्मिंग पे गए हैं, प्लांट डाइस की कल्टीवेशन आपने करी है, और फिर अब हम टेलरिंग एंड सेलिंग द फाइंडिंग द मार्केट एंड सेलिंग द प्रोड्यूस विद इन दिस रीजन. So the entire value chain somewhat, I think that is your focus right now. So tell us, how did it start for you? तो
जो लोग भाषा और आदिवासी एकेडमी के बारे में नहीं जानते उनको मैं थोड़ा सा बता दूं कि भाषा रिसर्च एंड पब्लिकेशन सेंटर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फोकस लैंग्वेजेस है, प्राइमरीली उन कम्युनिटीज की लैंग्वेजेस जो डिनोटिफाइड ट्राइब्स हैं, नॉमेडिक नॉमेडिक ट्राइब्स हैं और मेजरली आदिवासीज हैं, उनके ऊपर ज्यादा फोकस रहता है। बट भाषा ने तमाम हिंदुस्तान की सारी लैंग्वेज के ऊपर काम किया है। और उसी में जब लगा कि जो सबसे ज्यादा एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस हैं वो आदिवासियों की भाषाएं होती हैं, तो उस उद्देश्य से डॉक्टर गणेश देवी जो फाउंडर है भाषा के, उन्होंने आदिवासी एकेडमी की स्थापना की 1998 के अंदर। वहाँ बहुत सारे के काम होते हैं, जस्ट सिर्फ कसोटा या वीविंग का ही काम नहीं होता। एक ये तो बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है, पर उसके अलावा बहुत सारे भाषा के प्रोजेक्ट्स आदिवासियों से संबंधित और तमाम डीएनटी और नॉमेडिक कम्युनिटीज के संबंधित काम आदिवासी एकेडमी में होते हैं। तो ये बात करीब 2018 की है। उससे पहले मैं एक इंडिगो कल्टीवेशन को मैं डॉक्यूमेंट कर रहा था। बूंदी के पास एक गांव है बड़ोदिया, वहां पर एक कम्युनिटी को बहुत पहले वहाँ के राजा ने बसाया था, जिनको हम मुल्तानी पोदगर कहते हैं। वो फिरोजाबाद से आए थे, वो ग्लास में काम किया करते थे, तो बूंदी में सिलिका माइंस थी तो उनको बूंदी में बसाया था। लेकिन वो लोग इंडिगो कल्टीवेशन किया करते थे। पठान थे, अफगानिस्तान की तरफ से आए थे, वहाँ लोकली एस्टेब्लिश किया था। तो मुझे वहां पर बहुत पुराने जो इंडिगो एक्सट्रैक्शन की, जिनको हम चाटे कहते हैं उस वहाँ की भाषा में, या हम कहें कि वो एक्सट्रैक्शन रेट्स के इंग्लिश के अंदर, वो वहाँ मिले थे। और वो कम से कम 100 साल पहले से उनको यूज करना बंद हो गया था। लेकिन कुछ लोग थे जिनकी उम्र 80 साल थी, 100 साल थी, उनको कुछ याद था कि यहाँ पर नील की खेती होती थी और यहाँ पर इंडिगो एक्सट्रैक्शन होता था। उसका जो कंजम्पशन था वो सिर्फ लोकल कंजम्पशन था। ये एरिया कभी हाईलाइट इसलिए नहीं हुए जो भी हम इंडिगो की हिस्ट्री पढ़ते हैं, क्योंकि ये इंडिगो कभी यूरोप में नहीं गया। ये इंडिगो वहाँ के आसपास के जो छिपा थे, मतलब बूंदी के आसपास ढेरों गांव है, 1 दर्जन गांव है जहाँ ब्लॉक प्रिंटर्स थे, ब्लॉक प्रिंटिंग हुआ करती थी, वहाँ के छिपाओं ने वो इंडिगो इस्तेमाल करी। तो जब मैं आदिवासी एकेडमी के साथ काम करना शुरू किया 2018 में, तो वही इंडिगो के पौधे जो है हमारे पास, पास में ही जंगल है आदिवासी एकेडमी के साथ में, तो एक पहाड़ है कोराज। कोराज की तलहटी में मैं और मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने ये पौधे देखे थे इंडिगो के। तो हमने देखा कि यार ये तो इंडिगो यहाँ तो जंगल में अपने आप से उगती है। तो लगा कि यहाँ बहुत वाइबिलिटी है, मतलब जो 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 एनवायरनमेंट है, जो वहाँ का जमीन है वो बहुत कंडक्टिव है, क्यों नहीं हम इंडिगो उगाएं। तो हमने इंडिगो उगाना वहाँ पर शुरू किया था। इसी दौरान हमने देखा कि वहाँ, क्योंकि आदिवासी एकेडमी कई सारे क्राफ्ट्स के साथ, जैसे वहाँ की राठवाओं की बीट ज्वेलरी है, उनका टेराकोटा का है, उनका पेंटिंग का है, रिचुअल आर्ट है जैसे पिठोरा, ये सब लोग जानते हैं, बहुत पॉपुलर रहा है। और गुजरी जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत हाईलाइट किया, वहाँ के आर्टिजन्स को नेशनल अवार्ड तक मिले हैं। लेकिन एक टेक्सटाइल था जो सिर्फ एक आदमी, लल्लू काका, जिसकी उम्र 90 साल थी, वो एक अपने गांव धनोड़ा के अंदर, जो हमारे एकेडमी से 10 किलोमीटर दूर है, वो आखिरी आदमी था जो एक टेक्सटाइल बना रहा था। जब हमने देखा उसका लूम, इतना इंडिजिनस लूम था, शायद आज से अगर 500 साल पहले भी जाए तो शायद वो लूम ऐसा ही रहा होगा। बहुत सिंपल सा पिट लूम जिसकी विड्थ मुश्किल से 15 इंच की विड्थ। और वो लल्लू काका आज भी कसोटा इसलिए बना रहा था क्योंकि कोई पहनता नहीं है। कसोटा एक लंगोट है बेसिकली, जो आदिवासी पहनते हैं। अब कोई आदिवासी लंगोट नहीं पहनता, आप देखेंगे तो जीन्स में भी लड़के, नए लड़के तो जीन्स पहनते हैं। वो इसलिए बना रहा था क्योंकि डेथ रिचुअल के अंदर उसकी आज भी डिमांड होती है। जब डेड बॉडी जाती है आदमी की तो उसकी जरूरत पड़ती है वहां पर, तो इसलिए लल्लू काका वो सिंपल कसोटा, जिसमें उसका जो यान था वो मिल यान था, उसको वो केमिकल डाई कर रहा था, वो सब बना रहा था। तो हमने लल्लू काका को सबसे पहले रिक्वेस्ट की थी कि क्या आप अकेडमी आके हम एक नया, आप ट्रेनिंग आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि जिससे कि नए लोग इसको सीखें। लल्लू काका आने को तैयार नहीं थे क्योंकि उनकी उम्र 90 साल हो गई थी और वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं है और ही सेल्फ सफिशिएंट। तो उन्होंने कहा मेरा आना मुश्किल है, और उनको अपना खुद का मार्केट ठीक ठाक वहाँ मिल रहा था। हमें फिर एकेडमी से 40 किलोमीटर दूर पता लगा कि वहाँ पर एक वीवर्स का गांव रहा है जहाँ पर ये कसोटा बनाया जाता था। कुछ लोगों ने उसको 20 एक साल पहले छोड़ दिया है, लेकिन वीवर्स जिंदा हैं। ये वीवर्स कसोटा का काम छोड़कर सूरत की हीरा घिसने की फैक्ट्री में चले गए थे, और जब उनकी आईसाइट भी चली गई तो ये वापस लौट आए थे अपने गाँव में, बिना किसी काम के बैठे थे। और इनकी उम्र थी 65 से 70 साल, जिसमें एक हमारे रतन काका और दूसरे हमारे गोविंद काका। उनको रिक्वेस्ट की तो उनके पास हमें मिले पुराने लूम जो टूटे फूटे थे। हमने रिक्वेस्ट किया कि आप आएं और हम इन लूम्स को सुधारेंगे और इस काम को शुरू करेंगे। तो ऐसे करके लूम इंस्टॉल हुआ हमारे पास एकेडमी में ही। आर्टिजन्स के लिए काम करने के लिए एक लखारा स्टूडियो है, जो आर्टिजन जहाँ काम करते हैं
उसी में हमने शुरू में ये 2 लूम लाके, मोती टोकरी वो गांव है वहां से लगाए, और रतन काका ने वीविंग करना शुरू किया। अब बात ये थी कि शुरू में तो जो यान हमें मिला था वो पूरा मेड यान था। फिर कुछ मेरे स्टूडेंट्स आए जिन्होंने डॉक्यूमेंटेशन किया, कुछ स्टूडेंट्स आए जो अपना प्रोजेक्ट डिप्लोमा करना चाहते थे इस क्राफ्ट एडिशन के ऊपर। तो धीरे धीरे हमने उसके अंदर फिर इंट्रोड्यूस किया हैंडस्पन यान, जो शुरुआत में तो हमने वर्धा से मंगाया और ये गांधीग्राम से मंगाया शुरू शुरू में ये धागा। अब हमारा इंडिगो तैयार था तो फिर हम इंडिगो से डाई करने लगे। वहां पर तमाम दूसरी नेचुरलाइज जो है उस इलाके में थी। हमने शुरुआत की, उनके साथ एक्सपेरिमेंट किया कि हम अपना जो धागा जो हम मंगा रहे हैं बाहर से, उसको कैसे स्थानीय जो भी मटेरियल था, हमने बाहर से कुछ नहीं खरीदा, जो चीजें लोकल थी वहां पर, जहाँ की वहां पर आल भी उगता है और दूसरी भी इंग्रेडिएंट्स हैं जो वहां पर होते हैं, उस सब से हमने धीरे धीरे डाइंग करना शुरू किया। तो हमारा धीरे धीरे कलर का रेंज बढ़ता गया। और जो यान हमें ये वर्धा खादीग्राम से आ रहा था, वो हमारा यान जो है, कसोटा जो है हमारा, धीरे धीरे करके हैंडस्पन यान में होने लगा, नेचुरल डाइज में होने लगा, और पूरी तरीके से वो हैंड वुवन मतलब वीविंग होने लगा। अब बात ये थी कि हम इंडिगो तो उगा रहे थे, तो क्यों नहीं हम कॉटन भी उगाएं, ये बात आई। तो हमने कॉटन के ऊपर जब रिसर्च किया, तो जैसे घटित भाई बता रहे हैं कि वहां तो काला कॉटन था पहले से ही, बट हमारे इलाके के अंदर सभी आदिवासी बीटी कॉटन पे स्विच ओवर बहुत साल पहले हो गए हैं। और ये पूरा जो बोडेली है और जहाँ जो हमारे नजदीक जो सेंटर्स हैं, ये तो बहुत पुराने कॉटन प्रोड्यूसिंग सेंटर्स रहे हैं ब्रिटिश के समय भी। वहाँ तो इवन रेलवे लाइन भी इसलिए डाली गई थी कि वहां से कॉटन जो है बड़ौदा होते हुए बॉम्बे पोर्ट पर चला जाए। बहुत पहले से लोग जो है कॉटन की अवेयरनेस थी, बट लोग बीटी कॉटन में जा चुके थे। पुराना जो बीज था जो हमें बुजुर्गों से पता लगा, उसको चुकटिया बीज कहते थे, जिसका जीनोम हमें कहीं नहीं मिला। जो कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट वीरम गांव में है अहमदाबाद में, वहां भी नहीं था। हम नागपुर भी गए, वहां भी नहीं था। तो हमने फिर ये किया कि जो देसी कॉटन का लॉन्ग स्टेपल जो भी बीज हमें मिल सके, एटलीस्ट हमें ऑर्गेनिक कॉटन तो उगाना चाहिए। तो फिर हमने कॉटन की खेती करना वहां शुरू किया। हमारे नेचुरल डाइज में इंडिगो 5 साल हो गए हमें करते हुए, हम अपना ही इंडिगो यूज करते हैं, बाहर से नहीं खरीदते। ऐसे करते करते, और फिर हमने जो 15 इंच विड्थ था उसको हम 22 इंच तक लेकर गए, क्योंकि 15 इंच का लिमिटेशन है, उसका बहुत ज्यादा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर हमें कॉस्ट्यूम्स बनाने हैं तो एक के बाद बहुत सारे इंटर्न स्टूडेंट्स निफ्ट आईआईसीडी एनआईडी यहाँ से आते रहे, उन्होंने हमेशा इसके अंदर बहुत हेल्प करी इस चीज के अंदर। फिर हमारे एक स्टूडेंट सोनल कुमार ने और सुरभि ने इसमें बहुत अच्छा कलेक्शन बनाया, वो निफ्ट के स्टूडेंट्स थे। तो पहली बार हमें ये लगा कि आप 18 इंच क्लॉथ को से कॉस्ट्यूम्स भी बना सकते हैं। और वो फिर वो प्रेजेंट हुआ और वो बहुत अप्रिशिएट हुआ। उसके बाद एक लड़की रिसेंटली और आई और उसने भी अपने बहुत 10 कॉस्ट्यूम्स बनाए। तो ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज खुली खुली कि हम इससे स्टिचिंग कर सकते हैं। अब स्टिचिंग में जाने का ये था कि क्या हम मशीन स्टिचिंग करें या हैंड स्टिचिंग करें। मैंने कहा जब सारी ही चीज लोकलाइज है, मतलब टाइस भी लोकल है, कॉटन भी हमारा लोकल हो रहा है, इंडिगो भी हमारा लोकल हो रहा है, तो हमको लोग मशीन पे ना जाए, जब इतनी मेहनत सिर्फ हाथ की है तो हम हैंड स्टिचिंग करें। तो यही स्टूडेंट हमारे सोनल कुमार ने एक महिला को वहां पर हैंड स्टिचिंग करना सिखाया। बहुत कैसे, आपके ये कपड़ा लूज होता है, कपड़ा बहुत ऐसा जो मिलमेड कपड़ा है उसकी वीविंग बहुत क्लोज वीविंग होती है, इसमें लूज वीविंग होती है। तो इवन हैंड स्टिचिंग भी आपको बहुत ठीक तरीके से करनी होती है, अदरवाइज कपड़ा जो है खुल जाएगा। तो कॉस्ट्यूम बनाना शुरू किया, कॉस्ट्यूम बनने शुरू हुए, और धीरे धीरे ये स्टोरी पॉपुलर हुई। और फिर हमारे रतन काका को अभी रिसेंटली मार्टन सिंह अवार्ड, इंटेक का जो बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है, वो मार्टन सिंह अवार्ड उनको मिला। इसलिए मिला कि उनका बहुत बड़ा रोल है इसको रिवाइव करने के अंदर। उन्होंने वहां पर खुद ही नहीं काम किया आके, उन्होंने वहां महिलाओं को भी वीविंग सिखाया है। क्योंकि हमने बहुत कोशिश करी कि ये जो गोविंद काका है और ये रतन काका, ये वनकर कम्युनिटीज हैं, जैसे कि कच्छ में हम देखते हैं वनकर लोग वीविंग करते हैं। लेकिन हमारे पास वनकर कम्युनिटी से कोई भी यूथ जो है ना कभी नहीं ज्वाइन कर पाया। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन रतन काका ने डिसाइड किया कि हम ऐसा करते हैं, हम क्यों नहीं आदिवासी महिलाओं को सिखाएं। तो जो हमारी महिलाएं स्पिनिंग कर रही थी अंबर चरखा के ऊपर, उन्हीं महिलाओं को उन्होंने वीविंग करना भी सिखाया। तो ऐसा हुआ है अभी के टाइम में कि 2 काका हमारे साथ थे, लेकिन 2 महिलाएं भी हैं आदिवासी जो वीविंग कर रही हैं। तो अब टोटल हमारे पास 4 वीवर्स हैं। इस अवार्ड का फायदा ये हुआ है कि हमारे स्टोर में एक भी कसोटा नहीं बचा है। जो जब से मार्टन सिंह अवार्ड मिला है, हमारे पास इतनी डिमांड है कि अभी हमने 4 दिन पहले 85 स्टोल्स, मतलब हम कसोटा को एज स्टोल्स की तरह अभी बेच रहे थे। कुछ कॉस्ट्यूम्स भी बनाते हैं, लेकिन वो स्टोल्स जो है वो रेडी बिक जाते हैं, तो हमारे लिए बहुत आसान होता है कि उससे एक ठीक ठाक इनकम जो है, प्रोजेक्ट जो है सस्टेनेबल हो जाता है। इस पूरे प्रोजेक्ट में हमने आज तक कोई ग्रांट नहीं ली है किसी से भी, ना ओके कोई ओके। सीएसआर ग्रांट लिए, ना गवर्नमेंट की ग्रांट लिए, ना हमने कोई स्किल ट्रेनिंग का लिए कोई पैसा लिया है। ये डे 1 से ये पूरा प्रोजेक्ट जो है
अपनी खुद की ग्रांट से या छोटी सी डोनेशन से शुरू हुआ, और अपना खुद का इनकम जनरेट करके ये 5 स्पिनर्स को और आज 4 वीवर्स को, एक हमारा डायर है, 2-3 हमारे जो खेती करने वाले लोग हैं, 10 से ज्यादा लोग हैं जिनकी सस्टेनेबिलिटी इसमें निकलती है। हमारा सारा खेती का पैसा सारा इसके अंदर आज टिका हुआ है, सारा निकलता है। इट्स ए कम्प्लीटली सस्टेनेबल, जो कि इतने मतलब हमें 4 साल के अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट सस्टेनेबल हो गया है। Wow, I did not know those details, Madan ji. So Yeah, yeah. it's quite something, you know. And I think it's a very the reason मतलब यही था कि आपको बुलाने का, क्योंकि ये एक वर्क इन प्रोग्रेस एग्जाम्पल है। मतलब हर हफ्ते स्टोरी आगे बढ़ रही है, और बहुत अच्छा एक आई थिंक तरीका है समझने का कि अगर कोई भी भाई बहन जो अभी हमें देख रहा है, और एनी सोशल एंटरप्राइज हु इज वाचिंग अस नाउ, कि लगता है कि सप्लाई चेन बहुत फ्रैक्चर्ड है, विच इज ट्रू, एंड दैट विल बी माय एंडिंग क्वेश्चन टू यू. But I think, this could give some hope that maybe, starting small, but starting could be a viable option. And I think even financially, जब आपने कहा ये sustainable है और अपने आप ये अपना ध्यान खुद रख रहा है project, so I think that is it's a very good win-win situation for everyone who's involved. Plus the ecology that is involved, हम उसको अलग नहीं रखें, वो बहुत बड़ा एक stakeholder है. नीलेश भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है, और इसी को आगे बढ़ाते हुए कि द इंटायर मोटिव ऑफ 100 माइल इकोनॉमी इज दिस ओनली, कि सेल्फ सफिशिएंसी हो विद इन द कम्युनिटी, बट ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ कि हम कोई एक्सटर्नैलिटीज पे डिपेंडेंट ना हो. और जब आपने मेरे साथ शेयर करा, जब हम मिले थे अभी हैदराबाद में, कि ये जो एक गिफ्ट बॉक्स जो आपका इतना पॉपुलर हुआ है, शार्क टैंक तक आपको लेके गया है, केबीसी तक आपको लेके गया है, इसकी जो इजाद थी आइडिया की, ये कोविड के टाइम पे थी. और जब घटित भाई ने ये मेंशन करा कि कैसे एक जो क्राइसिस होता है वो नए इमर्जेंट आइडियाज दे देता है हमको, नई नई चीजें हमारे दिमाग में एज अ बल्ब जलती हैं. तो इसके बारे में आप थोड़ा बताइए हमको, क्या हुआ कोविड में, और कैसे इसने ये आइडिया आपके दिमाग में आया कि अब जो है इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे. जरूर जरूर। पहले तो मैं हमारे ये सेशन में बहुत सारे आर्टिसन एंटरप्रेन्योर्स जुड़े हुए हैं, उनका मैं अभिवादन करता हूं, क्योंकि ये जो चर्चाएं हैं वो सिर्फ हमारे तक सीमित न रहे और वो कम्युनिटी तक जाए, आर्टिसन तक जाए। इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आर्टिसन इस तरह के सेशन में पार्टिसिपेट करे। तो मैं आप सबका अभिवादन करता हूं। कोविड का जो महामारी आया, उस समय सब लोग एक तो मेडिसिन के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, फूड के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, और सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। मुझे भी कोविड हो गया था तो मैं गांव चला गया था, और एक दिन ऐसे हुआ दोपहर में गिव इंडिया की तरफ से मुझे कॉल आया कि हम आपके कुछ आर्टिसन को फाइनेंशियल हेल्प करना चाहते हैं। तो पहली बार मैं सुना तो अच्छा लगा, बट मैंने बहुत प्यार से उनका ऑफर को नकारा कि सिर्फ पैसा देना वो आर्टिसन की डिग्निटी, उनके सम्मान के लिए ठीक नहीं है। फिर मैं सोचता रहा कि सही में आर्टिसन स्ट्रगल कर रहे हैं, सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या हम कुछ कर सकते हैं। उसके लिए मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि पूरा सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो गया है, वो फ्रैक्चर हो गया है। तो पहले के जमाने में तो ऐसा नहीं था। तो थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म किया कि हमारा पुराना सिस्टम कैसा था, वो क्यों गड़बड़ा गया, और नया क्या कुछ हम रीबिल्ड कर सकते हैं। तो पुराने सिस्टम पर थोड़ा नजर किया तो हर गांव जो था वो आत्मनिर्भर था, हर गांव अपनी जरूरतें खुद पूरी करता था। पुराने समय में हमने देखा कि हर गांव में बार्बर्स थे, मोची थे, लोहार थे, सोनार थे, पिंजारा थे, पॉटर्स थे। सारे गांव की जरूरतें वो लोग पूरी करते थे। पर जैसे जैसे वो लोगों की जो जरूरतें थी वो एक शॉर्ट सप्लाई चेन में वो लोग पूरी करते थे, और बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा था। मैं उसको हमेशा बोलता हूँ फेस टू फेस कल्चर, जहां पर मेकर कंज्यूमर दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, उसका वैल्यू रिस्पेक्ट करते थे। पर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण वो सिस्टम टूट गया? तो दो रीजन है उसके कारण, जिसके कारण ये सिस्टम टूटा। जैसे कि गांव में आप सब आर्टिसन को भी पता होगा, दंतानी कम्युनिटी रहती थी, देवी पूजक लोग।
तो दंतानी कम्युनिटी का काम था दातुन, गांव के आजू बाजू जो नीम और बबूल के पेड़ थे वहां से वो दातुन काटकर गांव के लोगों को वो दातुन देने का काम करते थे। अब हुआ ये कि मल्टीनेशनल कंपनियों को ये बहुत बड़ा मार्केट दिखा, तो दे हैव कम अप विथ अ टूथब्रश ऑप्शन। और शहर का कोई गांव, लोग जब गांव में गए और गांव वालों ने देखा कि ये तो हम थोड़े आउटडेटेड हैं, दातुन का यूज कर रहे हैं, हमें टूथब्रश यूज करना चाहिए। तो धीरे धीरे गांव वालों को लगने लगा कि हमारी जो प्रैक्टिसेस है वो आज के समय के अनुरूप नहीं है, उसको छोड़ो और नया अपनाओ। तो उन्होंने टूथब्रश को अपना लिया। दातुन वाली जो कम्युनिटी थी, दंतानी कम्युनिटी, अनएम्प्लॉयड हो गए। फिर हमारे कॉटन्स थे, हम बहुत अच्छा फैब्रिक बनाते थे। ब्रिटिशर्स को लगा कि एक बहुत अच्छा मार्केट है, तो उन्होंने क्या किया, सारा रॉ मटेरियल खरीद लिया, ब्रिटिश में बेच दिया, वहां पर मिल में कापड़ बनवाया, वापस इंडिया में आ गया। तो यहाँ पर देखिए, छोटा जो सप्लाई चेन था जिसमें सब लोग खुश थे, अब बहुत बड़ा सप्लाई चेन हो गया। कॉटन यहाँ से ब्रिटिश में जाने लगा और वहां से कापड़ बन के यहाँ पर आने लगा, तो सप्लाई चेन बहुत बड़ा हो गया। तो हमने सोचा कि क्या इसको फिर से रीबिल्ड कर सकते हैं। लोकल पीपल वर्क लोकली बाय यूजिंग लोकल टेक्निक, मटेरियल एंड रिसोर्सेज, हाउ वी कैन क्रिएट अ हेल्दी लोकल इकोनॉमी। सिंपल विचार था कि कम्युनिटी के साथ कुछ ऐसा किया जाए जहां की लोकल कम्युनिटी कुछ चीजें बनाए, अपने क्राफ्ट प्रैक्टिसेस करके कुछ प्रोडक्ट तैयार करे और उसको हम लोकल मार्केट में सेल करें, ताकि वो सरवाइव कर पाए, उनकी कमाई हो। वो सिंपल कंसेप्ट से हमने सोचा कि कुछ चीजें बनवाते हैं। पर क्या कुछ चीजें बनवा सकते हैं? हमने एक मार्केट रिसर्च किया, लोकल कम्युनिटी से ही जो कंज्यूमर हैं उनको हमने सर्वे कराया कि क्या आप आज के समय में भी हस्तकला को खरीदना चाहोगे, किस तरह की चीजें खरीदना चाहोगे। तो जो लोकल कंज्यूमर थे उन्होंने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया कि स्टिल वी वांट टू बाय लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, वी वांट टू बाय गिफ्ट आइटम्स, क्योंकि रिलेशनशिप पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया था कोविड के दौरान, जब लोग एक दूसरे को मिल नहीं रहे थे। बट उन्होंने साथ में बोला, बट इट शुड बी इन अफोर्डेबल प्राइस रेंज। तो हमने थोड़ा ज्यादा सर्वे किया कि व्हाट इज अफोर्डेबल प्राइस रेंज। तो हमें आंसर मिला कि 1000 रुपीज एंड 1500 रुपीज आर द अफोर्डेबल प्राइस रेंज, तब तक हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि 1000 रुपीज 1500 रुपीज में क्राफ्ट की क्या ऐसी चीजें बना सकते हैं जो पूरा फैमिली उसको यूज कर पाए, फैमिली में हस्बैंड वाइफ और बच्चे यूज कर पाए, ऐसी क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और वो 1000-1500 रुपये की रेंज में हम कैसे बना सकते हैं। उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्म करके लोकल कम्युनिटी से हमने अराउंड 10,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स तैयार करवाए, जिसमें लोकल रॉ मटेरियल का उपयोग किया गया, लोकल रिसोर्सेस, लोकल क्राफ्ट कारीगर का उपयोग किया गया, और इंटेंशन था कि उसको लोकल लोग उपयोग करें। फिर हमने ये पूरा जो प्रोडक्शन करवाया उससे क्यूरेट करके गिफ्ट बॉक्सेस डेवलप किए। गिफ्ट बॉक्स का नाम भी हमने बहुत सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड, लोगों के समझ में आ जाए ऐसा रखा, द लोकल गिफ्ट बॉक्स, क्योंकि उसमें सब कुछ लोकल था। फिर हमारा स्ट्रेटेजी ये रहा कि ये गिफ्ट बॉक्स क्यूरेट तो कर दिए गए, पर हम लोगों तक उसको कैसे पहुंचाए, क्योंकि मार्केट ढूंढना बहुत बड़ा क्वेश्चन था। तो गिफ्ट तो लोगों को अगर कॉम्प्लीमेंट्री मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो हमने भी सोचा कि इसी को स्ट्रेटेजी बनाते हैं, एवरीवन विल गेट अ कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट बॉक्स। और हमने पूरे भारत में 250 से ज्यादा इन्फ्लुएंसर, ऐसे लोगों को ढूंढा जो हमारी ये मूवमेंट को एक्सेलरेट कर सकते हैं, और उनके एड्रेस पर हमने ये वेल डिजाइन गिफ्ट बॉक्स भेज दिया। जब उनको रिसीव हुआ तो बहुत अच्छा लगा, और उसके अंदर हमने एक प्यारा सा मैसेज लिखा था कि अगर ये हैंडीक्राफ्ट के आइटम जो लोकल कम्युनिटी ने बनाए हैं वो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, एंड इफ यू वांट टू कंटिन्यू दिस गिफ्ट चेन, आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के लिए भी गिफ्ट कर सकते हैं। तो वो तुरंत से सोचने लगे कि मेरे फ्रेंड की बेटी का बर्थडे आ रहा है, मैं तो नहीं जा पाऊंगा, बट आई कैन सेंड गिफ्ट। तुरंत से हमारी वेबसाइट पर आए, उन्होंने गिफ्ट ऑर्डर किया, और उनके नाम से, उनके पर्सनल मैसेज से
हमने उनके फ्रेंड के यहाँ गिफ्ट बॉक्स पहुंचा दिया। उनके फ्रेंड को जब कॉम्प्लीमेंट्री रिसीव हुआ तो वो भी तुरंत से सोचने लगे कि मेरी बहन की बेटी का शादी हो रहा है या एनिवर्सरी आ रही है, मुझे भी कुछ गिफ्ट करना चाहिए। तुरंत से हमारी वेबसाइट पर आए और उन्होंने गिफ्ट बॉक्स ऑर्डर किया। तो ऐसे पूरे भारत में हमने गिव अवे के माध्यम से गिफ्ट का चेन डेवलप किया। बहुत अच्छी बात ये रही कि ये जो पूरी स्ट्रेटेजी हमने बनाई थी उसमें जो इन्फ्लुएंसर थे वो लोकल्स थे, क्योंकि हम मीडिया के पीछे बहुत सारा खर्चा नहीं करना चाहते थे, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के पीछे बहुत ज्यादा खर्चा नहीं स्पेंड करना चाहते थे। तो लोकल कम्युनिटी में से हमने कुछ लोगों को ढूंढ निकाला जो इन्फ्लुएंसर बन सकते थे, उनको ये मूवमेंट के साथ जोड़ा, तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने लगा। और शुरुआत जब हमने 250 लोगों से करी, धीरे धीरे लोग उसमें जुड़ते गए। हमें मेट्रो सिटी से ऑर्डर आने लगे, टीयर 1 टीयर 2 सिटी से ऑर्डर आने लगे। बट अच्छी बात ये लगी कि छोटे छोटे गांव से लोगों ने गिफ्ट बॉक्स के ऑर्डर किए। गिर फॉरेस्ट के इंटीरियर गांवों से, झारखंड के कोई इंटीरियर गांव से भी लोगों ने गिफ्ट बॉक्स से ऑर्डर करे। तो हमें ये बहुत अच्छा लगा जब लोकल कम्युनिटी उसके साथ जुड़ी थी। और इसके कारण हमें बहुत अच्छा लर्निंग भी मिला। एक्चुअली हमारा कुछ मीट था कि क्राफ्ट की प्रोडक्ट जो है वो कुछ सर्टेन क्लास के लोग ही ले सकते हैं, सर्टेन प्राइस पर ही बिक सकता है, उसको लोकल कम्युनिटी यूज नहीं कर सकती है। मैंने जो जो लोकल कम्युनिटी के लोग थे उनको फोन किया कि आपने ये गिफ्ट बॉक्स क्यों ऑर्डर किया है। तो उनका काउंटर क्वेश्चन था कि क्या हम हमारे क्राफ्ट की, हमारे ट्रेडिशन की चीजें ऑर्डर नहीं कर सकते। तो ये जो मिथ हमने हमारे मन में बना के रखा था वो टूट गया। और मेरा जो परसेप्शन था, मेरी जो सोच थी वो मजबूत हुई कि लोकल कम्युनिटी, लोकल मार्केट को हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उसका अच्छे से हम अगर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ हम काम करते हैं और सस्ता, टिकाऊ और अच्छा वाला कोई प्रोडक्ट अगर लोकल कम्युनिटी के बीच में लेकर जा सकते हैं, तो 100 माइल इकोनॉमी की जो परिकल्पना है, जो महात्मा गांधी जी ने हृदय स्वराज पुस्तक में की थी कि हमें डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी की जरूरत है, और बाद में इलाबेन ने भी उसके ऊपर काफी कुछ काम किया। तो मुझे लग रहा है कि ये लोकल गिफ्ट बॉक्स के माध्यम से मेरा जो लर्निंग ये है कि ये मेरी जो सोच थी वो मजबूत हुई कि ये पॉसिबल हो सकता है, गाँव में हम लोकल कम्युनिटीज डेवलप कर सकते हैं। बहुत अच्छा नीलेश भाई, बहुत ही एक सटीक एग्जाम्पल है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि इतना एक पावरफुल प्रोडक्ट विद सच अ स्ट्रॉन्ग मैसेज हैज बीन डेवलप्ड एंड इट्स वर्किंग वेल फॉर यू, वर्किंग well for all the ladies who are part of this community. And I've seen it on your website, and बहुत ही I think the illustrative quality also of communication कि जब हम देखते हैं पबी बहन का फोटो उसमें है तो बहुत ही एक पता चलता है एक नैरेटिव, जो हम एक ऑथेंटिक नैरेटिव एक कॉन्शियस कंज्यूमर ढूंढ रहा है। इट फिट्स वेरी वेल, यू नो वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम। ऑल्सो आपने जो बैकग्राउंड दिया सारा कि कैसे ये एक फ्रैक्चर्ड सप्लाई चेन कैसे क्रिएट हुआ है, बट अनफॉर्चुनेटली दैट इज द वेयर वी आर टुडे। एंड आई थिंक चेंज एजेंट्स लाइक you three are really giving, I'm sure it's giving a lot of hope to people who've joined us today. घटक जी, मेरा नेक्स्ट सवाल आपके साथ है, क्योंकि मैं बहुत सारे डिजाइनर से भी बात करती हूँ जो काला कॉटन यूज कर रहे हैं। एक थोड़ी लिमिटेशन भी उनको कभी कभार लगती है कि हम सिर्फ 20 या 25 काउंट तक इसको यूज कर सकते हैं, उसके बाद हम गॉट्स कॉटन पे चले जाते हैं। तो कई सारी बातें हैं, लिमिटेशंस है मटेरियल्स की। तो मैं अब आपसे जानना चाह रही हूँ, जैसे आज जब आप इस मुद्दे को पूरा देखते हैं, तो व्हाट आर द सिग्निफिकेंट एरियाज दैट नीड अटेंशन अकॉर्डिंग टू यू इस वैल्यू चेन को स्ट्रेंथन करने के लिए? और ये सबसे आई थिंक एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है जो आपने कहा कि बाय डिफॉल्ट हम एक रीजनरेटिव ऑर्गेनिक स्ट्रेन कल्टीवेट कर रहे थे कच्छ में, और इस बात को रिकॉग्नाइज करना, तो क्योंकि ये इस रीजनरेटिव क्वालिटी ऑफ दिस नेचुरल मटेरियल इज सच दैट ये सॉइल के लिए अच्छा है, हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम्स के लिए अच्छा है, ह्यूमन सिस्टम्स के लिए अच्छा है, क्योंकि इसमें कल्चरल प्रेजर्वेशन भी हो रही है। बट आपके हिसाब से ये काउंट साइज या सर्टिफिकेशन या सप्लाई चेन कंसिडरेशन या एक इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉलिड होना चाहिए, इस तरह की बात होती है इसके लिए कि अब आगे काला कॉटन या इंडिजिनस वूल कैसे बढ़े? देखिए, ये जो भी मटेरियल टाइप है उसमें मार्केट में अवेलेबल जो मटेरियल है उसके सामने बहुत सारी लिमिटेशन रहती है। जैसे काला कॉटन का शॉर्ट स्टेपल है,
तो उसको स्पिन करना या उसको लेकर भी बहुत सारी उसकी लिमिटेशन है। एक सर्टेन काउंट तक ही हम उसमें से धागा बना सकते हैं। जब हमने काम शुरू किया तब तो जो फार्मर के साथ इंटरेक्शन हुआ उन्होंने कहा था कि ये इवन इसको आप फैब्रिक में कन्वर्ट कर पाए तो भी बहुत बड़ी बात है, कि उस समय का उसका परसेप्शन ये था कि ये गादला गोदड़ा का कपास है। सो मीन्स आप आपके बेडशीट और उसके अंदर ये जो कॉटन एज अ फिलर यूज होता है, ये यही उसी टाइप का कॉटन है। और हमको भी शुरुआत में लगा कि हम कुछ बहुत बढ़िया कर पाएंगे। और मैं मेरा एक इंटरेक्शन हुआ था जो मिस्टर नगीन सलारिया करके थे, प्लीज नो मोर नाउ, वो खादी प्रयोग समिति में काम करते थे, गांधी आश्रम के पास उनकी ऑफिस थी। तो हमने कहा कि सर हम ये कॉटन के साथ काम कर रहे हैं, इसमें से हमें 40 काउंट का एकदम बढ़िया बनाना है। या ही टोल्ड मी दैट देखो भैया, आपका जो कॉटन का यार्न बनता है वो आपके स्टेपल लेंथ के अनुपात में बनता है, तो जितनी आपकी स्टेपल लेंथ होगी उस हिसाब से आपका यार्न बनेगा। तब हमें पता चला कि ये सर्टेन उसमें ही होगा, और ये इसकी लिमिटेशन होगी। उसको मार्केट में रखते वक्त बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में भी रहे थे, लेकिन हमने इसको रखा और उसके अच्छे रिजल्ट मिले। उसके बाद धीरे धीरे हमने कॉन्शियसली हम हैंड स्पिनिंग में आगे बढ़ते गए, क्योंकि उस समय का हमारा टारगेट था कि हम वीवर्स के साथ खमीर का स्टैंडिंग था। और वीवर का जैसे काम एक तरीके से हमें लगा कि हो गया है, हमने स्पिनिंग में काम किया। और स्पिनिंग में तो इसका और भी थिकर वर्जन, जैसे हम अभी तो हम बॉक्स चरखा में कर रहे हैं, लेकिन इसके और भी थिक यार्न बन रहा है, लेकिन उसका भी बहुत अच्छा मार्केट है। तो ये जो परसेप्शन होता है, जैसे कच्छ का वुल के साथ हम काम कर रहे हैं, तो वुल काफी एकदम कोर्स मटेरियल है ना, और उसके आप जैसे उसको स्किन पे पहनना चाहते हैं तो वो बहुत इजीली नहीं पहन पाते हैं। बट देन वी हैव टू वर्क अराउंड दिस लिमिटेशन, क्योंकि हमने उसमें से एक जैकेट बनाए, और उसमें से जो जैकेट के अंदर हमने बाद में एज अ लाइनर यूज करके, तो वो अच्छे से अभी चल भी रहे हैं। तो जो आप इंडिजीनियस और सस्टेनेबल मटेरियल की आप जो बात करते हैं, तब उसके साथ जुड़े हुए ये कुछ चीजें आती ही है। बट इफ यू स्टिक टू योर पॉइंट and also take help of design and technology which can enhance this material की जो characteristic है उसको बढ़ाता है, तो आपको आपके रिजल्ट भी मिल जाता है। मार्केट का क्या होता है, मार्केट कुछ देर के बाद ही सही आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करता है। स्टोरी और दम आपके मटेरियल में होना चाहिए और आपके स्किल सेट में होना चाहिए सर। बहुत ठीक। मदन जी, आप मुझे बताइए, अभी आपके आगे क्या प्लान है इसको स्केल अप करने के? हमारी बात हुई थी कि एक तो यार्न, जो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, जो घटित भाई ने भी अपने लास्ट आंसर में बताई थी हमको, कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम अभी क्या देख रहे हैं? हम यार्न बैंक स्ट्रेंथनिंग देख रहे हैं, या मोर वीवर्स वुड वांट टू जॉइन इट, और डिजाइन इनपुट इज समथिंग दैट यू आर वेरी कीन ऑन? सो हाउ इज इट ऑल कमिंग टुगेदर नाउ फॉर यू? देखिए, एक चीज से हम हमेशा बचना चाहते हैं, वो है मास प्रोडक्शन। क्योंकि अगर हम मास प्रोडक्शन का इतिहास देखें, अब जितने भी बड़े क्राफ्ट क्लस्टर्स हैं वो इतने स्ट्रेस्ड आउट हैं, इतने एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, इतने सोशल इश्यूज हैं, इतनी इकोनॉमिक इश्यूज हैं उन सेंटर्स के अंदर, कि उनकी एक अपनी कहानी है अलग से। अगर हम एसडीजी से जाएं, एसडीजी के गोल्स के थ्रू जाएं, तो मुझे लगता है सारे क्राफ्ट क्लस्टर्स को एक दिन बंद करना पड़ेगा। तो उन खतरों को देखते हुए हम लोग कभी भी मास स्केल प्रोडक्शन में तो जाने वाले नहीं है। ओके। पर्पस आदिवासी एकेडमी का, बिकॉज हम तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वैसे भी, है ना, बट ऑर्गेनाइजेशन का ये ध्येय है कि हम ऐसे एंडेंजर्ड क्राफ्ट, ऐसी एंडेंजर्ड स्किल्स जो आदिवासियों के पास में है, जो स्मॉल कम्युनिटीज के पास में है, उनको बचा के रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। अब बात आती है कि क्या इसमें हम बहुत बड़ा लाइवलीहुड क्रिएट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। क्योंकि ये जो चेन है, जिसको हम फार्म टू फैशन कह सकते हैं, उसके अंदर बहुत सारे किसान जुड़ सकते हैं, बहुत सारे डायर्स, क्योंकि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो यहाँ इकट्ठा होता है, उसमें से बहुत सारा नेचुरल डायर मटेरियल भी है जो यहाँ से सीधा
चला जाता है बाहर, लोकल लोग ये नहीं यूज करते हैं, वो अवेलेबल है ऑलरेडी वहां पर, वो हम यूज कर सकते हैं, उससे बहुत से डाइस बना सकते हैं। कॉटन फार्मिंग वहां पर हो सकती है, जो कि देसी कॉटन है, देसी कपास है, जो भी बीज हमारे पास है, हम हर साल ट्राई कर रहे हैं, हर साल देख रहे हैं कि किस किस कॉटन बीज में अच्छा प्रोडक्शन हो सकता है, जिससे कि हम उसको बाद में स्केल अप भी कर सकें। तो मुझे जो फ्यूचर सबसे अच्छा दिखता है यहाँ पर, हमारा वीविंग जितना चलेगा वो तो चलेगा ही, बट यार्न बैंक का मुझे फ्यूचर इसलिए दिखता है कि जो हमारा नेचुरल डाई है यहाँ पर वो फ्रीली अवेलेबल है, उसके ऊपर हमारी कोई कॉस्टिंग नहीं है। लोकल अगर क्रॉप उगती है और लोकल स्पिनिंग अगर होती है तो उसके ऊपर हम बहुत सारा जो कॉस्ट है, जो आपने शुरू में बात कहा था कि ट्रांसपोर्टेशन, एक चीज यहाँ पर बन रही है दूसरी चीज कहाँ जा रही है, उसके ऊपर इतना सारा ओवर कॉस्टिंग आता है, और उस पर हम सोचे कितना कार्बन फुटप्रिंट जाता है उसके अंदर ना, अगर हम इमेजिन जी। करें तो बहुत सारा जाता है। तो उसको बचाते हुए हमें लगता है कि यान बैंक एक बहुत अच्छा आइडिया है, जो यहाँ के लोगों को एक अच्छी खासी, बहुत सारे लोगों को लाइवलीहुड प्रोवाइड कर सकता है। तो ये एक आइडिया है अभी फिलहाल तो, जो हम लोग इस तरफ करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो कम्युनिटी जो सोचती है, जो करना चाहती है, वो हम आइडियाज वेलकम करते हैं। अगर जरूरत पड़ेगी कि भाई इस तरह का कोई उनका कॉपरेटिव या उनका खुद का एक अपना फॉर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनाने की जरूरत है, तो व्हाई नॉट, वील सपोर्ट देम। बट ये काम भाषा नहीं कर सकता है, क्योंकि भाषा हम्म। का ऑब्जेक्टिव नहीं है, कमर्शियल ऑब्जेक्टिव भाषा का नहीं है, तो उससे हम थोड़ा दूर रहते हैं। लेकिन ये जरूर है कि उस क्राफ्ट का प्रिजर्वेशन हो, कंजर्वेशन हो, स्किल्स हमेशा से बची रहें, जिंदा रहें, उसके लिए आदिवासी एकेडमी भाषा काम करते हैं। मैं ये भी समझना चाहती हूँ आपसे मदन जी कि अब इस पॉइंट के बाद, जैसे अभी तो ये सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल है, बट अगर यार्न बैंक की भी बात करें, एक सम, ठीक ठाक सम चाहिए होता है, तो विल यू लुक फॉर ग्रांट मॉडल्स? इज दैट एन अप्रोच दैट यू विल टेक? इस बारे में हमने हमारी पहले भी बात हुई थी, और मैंने आपको भी कहा था कि यस, व्हाई नॉट, क्योंकि उसके लिए एक तो आपको ट्रेनिंग, बहुत सारे लोग एक ट्रेनिंग के लिए पैसा चाहिए, आपको फैसिलिटी जनरेट, जब हम डाइंग के अंदर जा रहे हैं तो आपको स्टैंडर्डाइजेशन भी तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि होता ही है कि डाई का अपना एक नेचर है, पानी का पीएच जैसे बदलेगा डाई का कलर बदल जाएगा। किसी ने आपको 10 किलो यान का ऑर्डर दिया है, अगर वो सेम शेड का नहीं आता है तो फिर आपका जो है पूरा फेलियर जाएगा। तो उस स्टैंडर्डाइजेशन के लिए जो मशीनरी आपको चाहिए, जो स्किल चाहिए, वो आपको एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। तो उसके लिए तो डेफिनेटली वो बिना फंड के नहीं हो सकता, वी नीड फंडिंग फॉर दैट। छोटा प्रोडक्शन हम कर लेते हैं, जो कुछ आता है वो छोटा प्रोडक्शन 5-6 किलो यान का कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग करके दे देते हैं। बट अगर बड़े प्रोडक्शन में अगर जाना है तो फिर जरूर हमें कुछ जो लैब जो है प्रॉपर सेटअप करनी पड़ेगी, प्रॉपर इक्विपमेंट एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे, और लोगों को भी प्रॉपरली ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसका स्केल अप तभी हो सकता है, उसके बिना स्केल अप नहीं होगा। और ये अब कुछ आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिला है फ्रॉम द यंगर वीवर्स, और यू नो मे बी रिवर्स माइग्रेशन हैज हैपेंड बियॉन्ड दिस? और यू, आर यू होपफुल? ऐसी कुछ कॉन्वर्जेशंस यस हो यस, रही हैं? डेफिनेटली डेफिनेटली। जब ये अवार्ड आया तो इन्हीं गांवों के अंदर से, जहां से हम यूथ ढूंढ रहे थे, यूथ नहीं आ रहा था, उन्हीं से लड़कों का मैसेज आता है, मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आता है कि सर हम भी मोती टोकरी से हैं, आपको मिलना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। तो दैट अवार्ड हैज मेड अ मेजर चेंज टू दिस, अभी तो बड़ा बूस्ट मिला है इस प्रोजेक्ट को। सो आई होप सम विल ज्वाइन, अगर नहीं ज्वाइन है तो हमारी महिलाएं तो सीख गई हैं, दैट्स अ गुड होप दैट, एंड दे आर सो प्राउड नाउ उसके बाद में ना, कि देखिए इस चीज को जो है इतना रिकग्निशन मिला है। रतन काका दिल्ली जाके आया है, दिल्ली में फोटो खींचे हैं, 1 लाख रुपए का चेक मिला है। सो दिस स्टोरी इज नाउ रिवॉल्विंग देयर इन आदिवासी, उस पूरे या आदिवासी इलाके के अंदर, तो या डेफिनेटली। या ये एक, यू नो, कि मैं पैटर्न ऑब्जर्व कर रही हूँ जब हमारी बात हो रही थी कि हाइपर लोकल ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं। तो बिकॉज, और क्या हो रहा है, इन इनिशिएटिव से विमेन आर मोर रिजिलियंट एज अ कम्युनिटी, तो वो बहुत अच्छे से अडेप्ट कर रही हैं। जैसे वारक की भी हमने बात करी थी, जो एक पॉटरी क्लस्टर है, और उसमें भी आफ्टर सम नेचुरल हैवॉक कुछ चेंजेस आए, तो अब माइग्रेशन तो हो रही है मेन की, बट विमेन आर अडेप्टिंग। सो आई थिंक, यू नो, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेटिव मॉडल्स दैट आर गेटिंग फॉर्म्ड अप। नीलेश भाई, मेरा अगला सवाल आपसे है, और क्योंकि आप बता रहे थे कि कारीगर क्लिनिक का एक मैंडेट ये भी है कि जो यंग एंटरप्राइजेस आपके साथ जुड़ रहे हैं, या ये जो जेनजी मिलेनियल जो यू नो आर्टिजान हैं, ये जब जुड़ रहे हैं, या एंटरप्राइजेस हैं लेट्स से, तो आपने एक बातचीत इनके साथ शुरू करी है, तो किस तरह की ये बातचीत हो रही है कि आप इनको भी इंस्पिरेशन मिल रही है कि हम थोड़ा गांधीयन प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करें, या ये सेल्फ सफिशिएंसी कैसे हम अपने बिजनेस में क्रिएट कर सकते हैं? तो थोड़ा इसके बारे में हमको बताइए। जरूर जरूर।
तो मुझे लग रहा है कि कोविड ने हम सबको बहुत बड़ा लर्निंग दिया है, और हमने उसके ऊपर सोचा कि फिर से कोविड जैसी कोई महामारी आती है तो उसमें अपने आप को कैसे सरवाइव कर सकते हैं। तो हमने आर्टिसन को सिंपली बताया कि आपको अगर सरवाइव करना है तो ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपका ब्रेड एंड बटर 100 किलोमीटर की रेडियस में निकल के आए। तो हमारे बिजनेस थेरापी प्रोग्राम हम रन करते हैं, तो उसमें हमने आर्टिसन को सिंपली ये पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप चिड़िया बनना चाहते हैं कि बाज बनना चाहते हैं। यहाँ पर हमने छोटा होने की या स्मॉल इज ब्यूटीफुल का जो कंसेप्ट है उसको लेकर हम उनके सामने गए कि आप चिड़िया बनोगे तो लोगों के दिलों में राज करोगे, बाज बनोगे आप बहुत बड़ा बन जाओगे तो शायद बहुत सारे शिकार आपको करने पड़ेंगे। और हमने आर्टिसन को वो थियरी के, वो स्टोरी के माध्यम से कैसे आप चिड़िया बन के अपने इलाके में कुछ अच्छा डेवलप कर सकते हो और कैसे डेवलप हो सकता है, उसके बारे में हमने ये बोला कि आपको चिड़िया बन के कुछ डेवलप करना है तो एक चीज ध्यान में रखिए कि आपका ऑपरेशनल कॉस्ट और आपका प्रोडक्शन कॉस्ट वो बहुत कम आना चाहिए। क्योंकि हमारी सोच ऐसी है, बहुत सारी मतलब कि कॉरपोरेट में भी हमने काम किया, क्राफ्ट सेक्टर के लीडिंग कॉरपोरेट में भी काम किया, और आज सिचुएशन ऐसी है कि वो लेवल के, बड़े लेवल के कॉरपोरेट्स भी आज सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये थियरी ऑफ एक्सप्लॉइटेशन का बेस है एक्चुअली। लोग एक्सप्लॉइटेशन क्यों करते हैं? जब उनका ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत हाई हो जाता है और तो उस समय वो प्रॉफिट ढूंढने की शुरुआत करते हैं। और प्रॉफिट कहां से मिलेगा? तो पूरे सिस्टम में पिरामिड के एंड पर जो लोग बैठे हैं वहां पर उनकी नजर जाती है कि मैं मेरा प्रॉफिट कैसे सस्टेन करूं। तो पिरामिड के नीचे जो कारीगर बैठा है उसको वो एक्सप्लॉइट करने की बात होती है, उसको कम पैसे देने की बात होती है। तो मुझे लग रहा है कि हम हमारे सारे आर्टिसन को हम बताते हैं कि आपका ऑपरेशनल कॉस्ट इतना नहीं बढ़ जाए कि आपके ऊपर प्रॉफिट करने की बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाए। तो आप अपना ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत कम रखिए। और हमने कुछ सुझाव दिए कि कुछ एक्सपेरिमेंट आप करिए जहां पर आप लोकल कम्युनिटी से 100 किलोमीटर की रेडियस से रॉ मटेरियल खरीदो, उसका प्रोडक्शन करवाओ और कोशिश करिए कि आप 100 किलोमीटर के अंदर बेचे उसको। 100 किलोमीटर का डेफिनेशन हमने उनको ये बताया कि आपको ध्यान रखना है कि डिस्टेंस कम हो। इधर वो आपको 1 किलोमीटर के अंदर चीजें मिल जाती है तो पहले प्रेफरेंस उसको दो, नहीं मिलती है तो आप 10 किलोमीटर जा सकते हो, 50 किलोमीटर जा सकते हो, 100 किलोमीटर जा सकते हो, उसमें भी नहीं मिलती है तो आप 500 किलोमीटर भी जा सकते हो। आई थिंक वो होना चाहिए, वो 100 माइल ही कहलाता है। तो हमने आर्टिसन को कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोले, और अराउंड 10-12 महीने के बाद हमारे पास कुछ आर्टिसन एंटरप्रेन्योर आए। मैं एग्जांपल आज शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने उसके ऊपर काम किया। हमारे एक एंटरप्रेन्योर है असलम खत्री, जो बांधनी के आर्टिसन हैं। वो अभी तक कोई किसी और एंटरप्रेन्योर्स के लिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते थे, अब वो इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर्स बने हैं और उन्होंने उसके ऊपर काम किया। तो एक साल में उन्होंने 100 किलोमीटर की रेंज में 50 लाख रुपए का बिजनेस किया है। और गुजरात की बात करें, 100 किलोमीटर से 500 किलोमीटर की बात करें तो अराउंड 75 लाख रुपीज का उन्होंने बिजनेस किया है। उसमें उन्होंने ज्यादातर मटेरियल 100 किलोमीटर से 500 किलोमीटर से सोर्स किया है, प्रोडक्शन भी वही किया है और क्लाइंट भी उन्होंने वहीं पर डेवलप किए हैं। हमारा एक दूसरा एग्जाम्पल है परेश वनकर का, जिन्होंने सब कुछ 100 किलोमीटर में डेवलप किया है। अराउंड 10-12 लाख का बिजनेस उन्होंने पिछले एक साल में किया है। तीसरी हमारी एक महिला एंटरप्रेन्योर है राधिका आहिर, शायद आज जुड़ी हुई होगी। वो हर महीने 35 से 40 हजार रुपये का आजू बाजू के गांव में, वो तो उनका रेंज तो अराउंड 50 किलोमीटर के अंदर का रेंज है, 35-40 हजार का बिजनेस करती है राधिका है। और कुछ और एंटरप्रेन्योर, अंचल बिजलानी है, विष्णु सुथार है, माजी खान है। उन्होंने भी ये 100 किलोमीटर का जो कंसेप्ट है अपने काम में बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है और धीरे धीरे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो
हम आर्टिसन को हमेशा सिखाते हैं और हम उनके साथ ये चीजें शेयर करते हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। पूरी दुनिया आज देखे तो कंज्यूमर के लिए भारत के ऊपर फोकस करके बैठी है, तो कंज्यूमर बेस हमारे पास बहुत बड़ा है। पर चैलेंज हमारे पास ये है, अगर 100 माइल इकोनॉमी को हमें मजबूत करना है तो वी नीड कमिटेड कंज्यूमर बेस। वो कमिटेड कंज्यूमर बेस हमारे पास नहीं है। आई थिंक उसके ऊपर हमें वर्क करना चाहिए। और मुझे पोटेंशियली लग रही है कि पहले लोग बोलते थे कि स्मॉल इज ओनली ब्यूटीफुल, अब मुझे लग रहा है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल एंड वायबल ऑल्सो। हमें कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे, जैसे कि मुझे लग रहा है कि हमें अपने आप में सबसे पहला चेंज करना पड़ेगा कि हम अच्छे ग्राहक कैसे बन सकते हैं। पैसे कमाते हैं बट हम पैसे कहाँ खर्च कर रहे हैं वो कॉन्शियसली सोचते नहीं है। तो अगर हम कॉन्शियसली पैसे कहाँ खर्च करने हैं वो अच्छे से सोचे तो हमारे जो बच्चे हैं वो भी उससे लर्न कर सकते हैं। और आई थिंक उसी के कारण हम लोग एक कमिटेड कंज्यूमर बेस बना सकते हैं। दूसरा तरीका हो सकता है कि जो भी प्रोडक्ट मार्केट में आए, एक्चुअली हम सबको पता होना चाहिए कि वो कितने माइल्स का ट्रैवल करके हमारे पास आए हैं। वो शायद कोई प्रोडक्ट टैग के जरिए हमें पता हो। वैसे तो इन्फॉर्मेशन वहां पर होती है कि कहाँ पर कोई उत्तराखंड में बना है या कहाँ पर कोई कोयम्बतूर में बना है, तो हमें कम से कम डिस्टेंस वाली प्रोडक्ट चूज करनी है। तो आई थिंक वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। जैसे तंबाकू के कारण कैंसर होता है वो बहुत हाईलाइटेड तरीके से बताया जाता है, तो इसमें भी हाईलाइटेड तरीके से बताना चाहिए कि ये प्रोडक्ट कितना ट्रैवल करके आपके पास पहुंच रही है। और दो चीजें अगर होती है साथ में, कि ट्रांसपेरेंट प्राइस स्ट्रक्चर एंड ट्रांसपेरेंट सप्लाई चेन, दो चीजों से कंज्यूमर को पता चल जाएगा कि ये पूरे जो प्रोडक्ट आपके पास पहुंच रहा है उसका सप्लाई चेन क्या है, लंबा है या बहुत शॉर्ट है, और जो प्राइस स्ट्रक्चर है, आप जो 100 रुपया दे रहे हो वो एग्जैक्टली कहां पर जा रहा है वो कंज्यूमर को पता है। तो आई थिंक ये कमिटेड कंज्यूमर बेस बनाने का एक बेस हो सकता है। आपने बहुत अच्छे टिप्स दिए हैं, बहुत स्ट्रक्चर्ड मैनर में इंफॉर्मेशन दी है नीलेश भाई, एंड थैंक यू सो मच। और जैसे शुरू में मैंने बात करी थी कि क्योंकि फूड यूनिवर्स में ये चीजें बहुत ज्यादा अब लोग बात कर रहे हैं कि नेटिव खाइए, आसपास ही जो उगा है वो खाइए, बायो मैन्योर्स यूज कर रहे हैं ये खाइए, तो फूड में बिकॉज एक इमीडिएट कंजम्पशन है ये चीजें आसान हो जाती हैं। बट यहाँ पे क्योंकि एक ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स एवरीथिंग इज वेरी फ्रैक्चर्ड, लाइक फैशन इंडस्ट्री इज वेरी वेल नोन फॉर द ओपेक सप्लाई चेन, एंड वही तोड़ने की आजकल बात हो रही है। चाहे आप कोपेनहेगन समिट की बात करें या फैशन बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स ऑफ पोल्यूशन इसकी बात करें, तो क्राफ्ट के पास उसका एक बहुत ही तोड़ है, अच्छा तोड़ है, स्ट्रॉन्ग तोड़ है। एंड आई थिंक दिस ऑल कम्स बैक टू दैट। हमने ये इन कॉन्वर्जेशंस में द थर्ड कॉन्वर्जेशन दैट वी एक्चुअली हैड वाज ऑन दिस ओनली नीलेश भाई, के कम्युनिकेशन जो आप कंज्यूमर से करते हैं, चाहे वो वेट स्ट्रक्चर्स के बारे में कर रहे हैं, कि प्राइस ट्रांसपेरेंसी के बारे में कर रहे हैं, या कार्बन फुटप्रिंट के बारे में कर रहे हैं, these are the conversations you need to do with your consumers so that your own narrative जो आप कहानी बता रहे हैं वो authentic हो। So I think these are very very important points, and हम ये बताना चाहेंगे कि ये जो हमारी कॉन्वर्जेशन हो रही है इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी क्रिएटिव डिग्निटी पे, इसके टेकअवेज भी अवेलेबल होंगे, और हम इसको एक एफेमरल, जैसे एक वैनिशिंग कॉन्वर्जेशन नहीं होती है। जो हमारे साथ आज सोशल एंटरप्राइजेस एंड आर्टिजन्स जुड़े हुए हैं, वी विल गिव कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ नीलेश भाई, गटित जी एंड मदन जी there, so I'm sure you'll be open for taking their queries also. But I would like to invite anybody from the audience who has a question for any of the speakers. आप इनसे कोई बात करना चाहते हैं, सजेशन लेना चाहते हैं, फीडबैक लेना चाहते हैं, प्लीज this is the time, you can just unmute yourself and ask. Hi, hello everyone. Am I audible? Yeah, do please introduce yourself and ask the question. Yeah. So my name is Bhakti Gadvi, and I'm basically from Kutch, Bhuj, and I'm a fashion designer, and I did my master's from NIFT Mumbai, and my sister is actually part of now Karigar Clinic. So thank you so much, Nilesh bhai. તમે મોકો આપ્યો મારી sister ને આગળ વધવાનો, and because I actually my question is that
it is really difficult to start. I mean, for me, actually, it's really difficult to start a small business, since I'm coming from that background, and I've broke lots of boundaries and lots of norms of society and everything. So going back over there, it's really difficult that people are not, the acceptance is not there, you know. So how will I just need a help, thoda bahut, to start my small initiate where I am also into sustainable fashion and sustainable handlooms, basically. So how may I ask for help, or how can I get help from people or anything? કેવી રીતે મને મદદ મળી શકે? Nilesh bhai, would you like to Yes, suggest? નિલેશ ભાઈ અથવા તો ઘટિત ભાઈ, please. Sure, I think हमें बनने जણાવીશું તમને. मैं आपको मतलब कि बताना चाहूंगा कि आप एक एजुकेशन लेकर ये फील्ड में आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि 2 पॉइंट्स आप सोच सकते हैं कि हाउ यू कैन बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर, क्योंकि सिर्फ और जो आर्टिसन कर रहे हैं उसमें एक एड ऑन आपको करना है कि आप ये पूरे कम्युनिटी का, पूरे इंडस्ट्री के जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स का बहुत अच्छे से पहले स्टडी करिए कि आर्टिसन कम्युनिटी कहाँ पर स्ट्रगल कर रही है, कहाँ पर चैलेंजेस आ रहे हैं, कहाँ पर गैप्स हैं, और वो गैप्स के बाद उसके सॉल्यूशन पर आप सोचिए। कोई एक गैप्स को पकड़िए और उसके सॉल्यूशन के रूप में सोचिए, और फिर अपना स्टार्टअप या अपना इनिशिएटिव उसके ऊपर स्टार्ट करिए। मेरा ये सजेशन रहेगा कि 1000 लोग कर रहे हैं, आप उसमें एड ऑन मत करिए। प्रॉब्लम को सही से, ग्राउंड लेवल के प्रॉब्लम को समझिए, उसके सॉल्यूशन ढूंढिए, और प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में आप ये इंडस्ट्री में आए, तो वी ऑल आर मोस्ट वेलकम यू। थैंक यू सो मच। मेरा भी सजेशन वही रहेगा कि आप जो मुख्य धारा में लोग चल रहे हैं ना, उससे थोड़ा अलग हटके, अलग डालिए। हाँ, तो थोड़े, क्योंकि हमारा क्राफ्ट का भी जैसे एक रूट बन जाता है, जैसे अभी ये अजरकपुर से लेके भुजोड़ी का एक कच्छ में रूट बन गया है, और हर बड़ा क्लस्टर और वो सब वहीं पे है। उससे अलग सोच के आप थोड़े इंटीरियर में जाएंगे, दूसरे आर्टिजन से मिलेंगे, तो आपको डेफिनेटली अपना एक नया रास्ता आपको मिल जाएगा इससे। भक्ति, मेरे पास एक आपके लिए सजेशन है। जी बताइए प्लीज मदन जी। यू कम फ्रॉम अ गढ़वी कम्युनिटी and you have Gadvi genes in you. Okay, so I believe that Gadvi is a community which can present things very well. They are good presenters, they are good speakers, है ना? They are smart speakers, I should say. You become an ambassador for the artisans. I think your education will pay for it. Yes, so actually, Madan ji, so one of my, so currently I'm working in a firm where actually I'm getting a good guidance, so that I'm studying and researching over my own community, and he is and I want to do PhD, but again, because since I'm coming from a very not well educated family, and I am the odd one out, actually, the pod, piece out of the pod. So thoda sa difficult ho raha hai, because so anyways, गढ़वी is a highly educated community. राजस्थान के अंदर जिनको चारण कहते हैं, आप यहाँ गढ़वी कहते हैं. That's the community which has preserved the folklore, and all knowledge has been sustained only on folklore. So it's a highly educated community. मैं ये कहना चाह रहा हूँ. आप ऐसा मत कहिए कि हमें इतना एजुकेशन नहीं है. ऐसा तो बिल्कुल भी कोई विश्वास ही नहीं करेगा. ठीक है. But you see, in a Kutch, the Gadvi community, because I'm doing certain kinds of a study and everything, and so the Gadvi community from a Kutch is very different, and certain kinds of are very, the rituals, the norms, and the societal status and everything is really different than the Rajasthan community of a Kutch, and also, Rajasthan community, Gadvi community, and also in Saurashtra there are Gadvi. Okay, so there are also different, even though we are a, hota hai na, bhai
behan, but still I'm trying to just Rajasthan mein education level in the Garbi Charan community is a bit higher on the if you see from my lens. So it is different, and here it is a bit different, and I really want to make a change specifically for girls, because it's because of the thought process I know in the family and everything. But anyways, I am looking for a good guidance, and I think now I made my point. Now if I come to Kutch and Nilesh bhai nu mathu khau Ghatit bhai ne heran karu, so they'll immediately get to know me ki ha chalo aa chokri yaad rahe. No, Bhakti, these are perfect people who are sitting on so much of, an encyclopedia of knowledge, plus, the generosity of offering opportunities. Abhi मैं उदयपुर में थी at IIM, and I met these two very young people like you, and they have set up their own businesses. These are small starts, but ये बड़ी interesting बात है कि 100-mile economy की जब हम बात करें ना, waste तो हर जगह है. The waste is True, everywhere. agree. You don't have to go growing things and cultivating it. You just have to, and what Madanji has guided these two young people to do is that they upskill the existing communities who are extremely marginalized to actually become from waste pickers, they become the recyclers, they become collectors, and they actually add that kind of value to the value chain. So a lot of bright ideas there, and hum email to denge hi, Bhakti, below Yes, the I will takeaways. take. Yeah, so just give us time of a week, and then you can directly just get in touch with Madan ji. Nilesh ji to aap jante hi hain, to Correct. Ghatit ji, Thank and you do so much. travel to these parts, as they have said. Yeah, currently, actually, I'm gonna travel to Kutch, back to Kutch for 1 month for my research and study. So I would really like to meet Nilesh bhai, Nilesh sir and Ghatit sir thi. And Madan ji, I hope that I would get that kind of chance to meet you in person, sir. Any other questions that we have, Thank you. we'll be happy to take. Yes, this is Aditi Shah. I would like to have a question. Hi, Aditi, please go on. Hi. So, Namaste, Nilesh bhai, Madan bhai, Ghatit bhai. This is Aditi Shah, और मेरा question बहुत simple है. I'm completely aligned with the 100-mile economy, except when I start thinking as a consumer. क्योंकि मुझे खमीर का भी प्रोडक्ट यूज करना है, मुझे आपकी राजस्थान मतलब ये आदिवासी लॉइन क्लॉथ वाला स्टोल भी यूज करना है अपने लिए, जबकि आई एम अ वेरी रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर. आई डोंट कंज्यूम मच, मेरे काफी लिमिटेड परचेज होती है, लेकिन जब वो परचेज करना है तो मुझे इंडिया के कोने कोने में से एक सुंदर हैंडक्राफ्टेड चीज चाहिए. तो एज अ कंज्यूमर, in that sense, the carbon footprint is higher. So, आपकी 100-mile economy जहाँ production के level तक है, I totally get that. But the moment I start thinking as a consumer who wants those beautiful products, कोई धर्म संकट सा आ रहा है. So I want to know, how do we resolve this? And I'm sure Suruchi, I see her smiling. She'll probably be thinking a very similar thing, because we are people who genuinely appreciate these beautiful products, the stories behind them. Sorry, I didn't realize my camera was off. Very sorry about that. So we love these products, पर हमें कार्बन फुटप्रिंट बड़ी नहीं करनी है अपनी, तो कैसे करें ये चीज, क्या करें? I have a suggestion for this. बोलिए. Why do you want to buy our kasota from 1,000 kilometers away? Why don't you buy a local product? Textile is everywhere. It is everywhere. So if you buy it from the local place, the solution is already there. Weavers are everywhere. All kinds of craft are made everywhere. So you buy it from there. Now you also have to limit to reduce your carbon footprint. If you are so much conscious about the carbon footprint, then limit your taste also. Matlab, I don't say taste. The same beautiful things are made in your place also. So limit to those things. I hear you, but that's a tough one. Not because, I mean, I'm also a designer. I'm also a textile designer. So I have a certain inbuilt appreciation for the weave, for the khadi, for the hand spinning, for the fact that these are Adivasi women doing it.
the story behind it. So it is very difficult, and also to limit myself to the 100-mile economy and to have use articles, not just as a wardrobe, products in my own environment, only from within the 100-mile. In a global age, there is a very clear dilemma here. Okay, so I totally respect what you're saying in principle, but I personally would also confess that that's a tough one as a consumer. As a producer, completely get it. Yeah, no, absolutely, Aditi. And there are no perfect solutions, really. For example, Kavya's just joined us, Kavya Saxena from Craft Poly. I can see her. And we were having this discussion that weaving has been taken care of in Koraput, where she stays, which is in Odisha. But tailoring facility develop karna bahut mushkil hai at this point of time. So वो tailoring के लिए it's going somewhere else, and it is coming. So it is really a problem of what all you can do within the said limitations or infrastructure that you have, the limited skill set that you have to make the best out of it. So there are no perfect solutions. Log kya karte hain, like for example, if I was in Ladakh, I saw that the Ladakhi wool economy in Ladakh in terms of producers, so the entire production is happening, the entire consumption experience in terms of the retailers who are sitting in Ladakh, they're able to give you world-class experience. And for me, it was the first time. So I made a smart choice and I knew I'll pick it up from there. And they are not selling on their website. They're selling on their Instagram. So, I mean, these are different experiences and different models. And I think it's a tough fight. That's true. But interestingly, Madan ji के केस में वो कहते हैं कि मैंने जब इनसे पूछा था कि छोटा उदयपुर क्या है, तो उन्होंने कहा एक टूरिस्ट बेल्ट है. तो अगर कोई क्रॉस करता है जोधपुर, मदन जी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो जो इनके कसोता स्टोर्स जो हो रहे हैं, जिनकी सेल हो रही है, वो तो वहीं से सेंटर से ही हो रही है, फ्रॉम भाषा एकेडमी. It is all from our Bhasha shop, because this is becoming tourist center because of Sardar's this Sardar Patel statue. It's becoming a big tourist center. So whatever we sell, we are all selling from our store, which is at the Adivasi Academy. We are not transporting in bulk like what you mean that. So our production is also very small. So people come, people visit, because we have a museum, we have a library, we have school, we have various programs going on at the academy, various conferences, workshops. So people come and people buy them. They just see it there personally, and we never participate in the craft fair. You will not see kasota being sold in any of the craft markets. Exactly. You will not see it present online also. It's not being sold online also. It is only sold from the shop. ठीक है, तो मैं एज ए टूरिस्ट में भी कार्बन फुटप्रिंट बढ़ाऊंगी, लेकिन वहां आके खरीदूंगी. Choice is your. I'm from Gujarat. I'm originally from Gujarat, by the way. I'm from Ahmedabad, so I'm familiar. Most welcome. You can take a bus and come. It is 4-hour journey from. You take a public transport and come. We'll do that. We'll do that. Thank you very much. Thank you. I have a small thing for the young girl, Bhakti. May I say something to her? I just wanted Please to say. go ahead. Yeah. Please, ma'am. Bhakti, तारी जात ने जरा परी बताविश कैमरा पर. Yes, I'm here, ma'am. Ayachu. Okay, so I totally get it that as a young woman, I can sort of imagine what kind of a struggle you would have had to break away from a very conservative mindset or family mindset. અને મુંબઈ જેવી જગામાં ગઈ, જઈને fashion design કર્યું, કામ કરી છું, બધું કરી રહી છું. But the irony of the whole thing is કે તું તારું પોતાનું USP જોશે ને. So the fact that you are from a community which is, I think, also an artisan community, and તારી પોતાની બેન જોડેલી છે, તારી identity ને recognition, identity છે ને, તારું recognition ત્યાંથી તને મળશે, કારણ કે એ તારું USP છે. Because the insights you will have, the understanding you will have, and what you can do with that. I get it. કે હું એ બધું એટલો દૂરથી છોડીને આવ્યો છું, હું પાછી ત્યાં છું. પણ પાછી actually મને પાછું ma'am, I really would love to go back to my roots and to work, but the acceptance, the ratio of acceptance is not that high, so I have to basically break those bars and break those barriers once more. Yes, we all do. We break barriers all the time. Welcome to the club. Thank you. Thank you. Thank you so much.
अदिति जी, आपने जो सवाल पूछा है, मैं थोड़े अलग तरीके से उसको समझने की हम कोशिश करते हैं। जी। तो टॉफलर ने एक बुक लिखी है, थर्ड वेव, और उसमें एक चैप्टर है गांधीयन सैटेलाइट्स। तो आई थिंक आने वाले समय में वी नीड मोर गांधीयन सैटेलाइट। मतलब उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि हर घर भविष्य में उत्पादन केंद्र होगा। आपको पैसा कमाने के लिए कहीं बहुत ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको प्रोडक्ट सोर्स करने के लिए बहुत ज्यादा ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई थिंक ये जो गांधीयन सैटेलाइट है, मतलब कॉटेज इंडस्ट्री और हर घर में उत्पादन केंद्र, हर घर के ऊपर सैटेलाइट होगा, तो आई थिंक जो डिजिटलाइजेशन के मोड में हम जा रहे हैं, आई थिंक ये सपना भी साकार होगा फ्यूचर में, कि आपको सिर्फ खमीर की चीजें चाहिए या सिर्फ कारीगर क्लिनिक की या फिर कोई एंटरप्रेन्योर्स की। आई थिंक जब आप अपने आसपास डिजिटलाइजेशन के कारण एक उत्पादन केंद्र, कोई एंटरप्रेन्योर्स कोई चीजें बना रहा है, उसको बहुत जल्दी से एक्सेस कर पाएंगे। वो सिचुएशन में आई थिंक हम धीरे धीरे आएंगे, तब आपका ये क्वेश्चन का आई थिंक रिजॉल्व हो पाएगा। Sure. Thank you. Thank you very much. Do we have any more questions? I think not, but yeah, Kavya and Jacob, Matthew, they've made some good points in the chat box. If you want to look, one is slow delivery reduces carbon footprint substantially. And Kavya is also saying that, becoming size agnostic as a designer could be an approach for, reducing the logistics, the design logistics somehow. So I am very glad and मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी speakers को and जो artisan भाई बहन हमारे साथ आज जुड़े. I think that brings a lot of rigor, बहुत ही ज्यादा जोश हम में भी लाता है. Because क्या होता है कि बात तो हम क्राफ्ट की कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत ही हाईब्रो या एंटरप्राइजेस से करते हैं. आपसे जब बात करने का मौका मिलता है तो उसकी अलग ही खुशी होती है. So thank you so much, and thank you Ghatit ji, Madan ji, I can't see you. I hope you're still there. Yes, and Yes, Nilesh yes, I'm bhai there. for joining us. Madan ji has been extremely kind, and he's joined us from a road trip that he's taking back to Jaipur. So तहे दिल से शुक्रिया. Thank you. Thank you. Thank you. It was a very insightful session. Enjoyed every minute of it, and I hope I can contribute something to this movement. Thank you you, so thank much, you, Bhavna. भावना जी. नीलेश भाई, अगर आपके पास 1 मिनट टाइम है, जेकब जी पूछ रहे हैं what kind of products are most suited to the 100-mile economy? Is it largely utilitarian? हर रोज के सामान है ये जो यूटिलिटी प्रोडक्ट, सस्ता, अच्छा, टिकाऊ। जब आपको अपना ब्रेड एंड बटर हमें बनाना है, मतलब कि 100 माइल से बनाना है, तो हमें कंज्यूमर की ज्यादा, मतलब कि उसके ऊपर थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा कि कंज्यूमर पैटर्न को समझना पड़ेगा, उसकी क्या डिमांड है, लोकल मार्केट को समझना पड़ेगा। और हमारा जो कंपटीशन है अभी आई थिंक मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ है, वही प्रोडक्ट हमारे पास आ रहे हैं। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि आर्टिसन को अगर चॉइस करनी है तो दो मार्केट को बैलेंस करने पड़ेंगे, मास एंड क्लास दोनों को। तो 100 माइल में मास को सर्व करने के लिए सस्ता, अच्छा, टिकाऊ, एंड साथ में क्लास को भी थोड़ा नीश मार्केट भी डेवलप करिए, जो मतलब कि अच्छे प्राइस रेंज पर चीजें जा सकती हैं। And Jacob, Ghattaji is saying the local pottery. Also, Jacob, when we had done one session on Varak, वो भी हमने pottery पे किया था, तो the idea was this, that the pots that were getting created in Varak or even in Kutch, they were getting consumed locally only. Yeah, I remember many years ago, Dashrath Patel, who was a faculty member at NID, had gone to Bihar and he did a very local economy kind of setup. I think he was doing things like basic clothing, shirts and things, ceramics, which is basically teacups and saucers. But he was successfully doing it in a local area. We are losing you, Jacob. Good quality, and like what Nilesh bhai said, good, very a big point.
But I'm just wondering because to a large extent it was what you would call functional products, not these Jacob, fancy stuff. Yeah. the more local you want to do, the things should be either perishable or more fragile. That really helps, that reduces the traveling of the product, Right. Huh. and that can create a more local market. If you go like in textile and everything, you can still pack well, preserve, and can send it to local distance. That is not considered as a very suitable for the local economy, exactly local market. Right. That's where I mentioned pottery, because Yeah. like in Kutch, the pottery is still maintaining that local touch. And in COVID, only potters were having a good market because they were selling through local shops or to the local communities. Yeah. Even Dashat Bhai was able to do a whole lot of pottery. Yeah. A lot of it was glazed terracotta that he was doing. Right. Yeah. Thank you. Actually, I have a question. Can you hear me? Yes, please. Yeah, hi. So I'm also wondering about cost. For example, I can give you an example of Anegundi, where now suddenly like this sort of religious tourism has become a big deal. And there is like a nice artisanal community that does stuff. But what they're selling to the tourists is these very cheap Chinese Hanumans. And, something sometimes handmade can't and should not be inexpensive. And in those cases, it's very hard in some areas for local people to buy certain kinds of things. So what do you do in cases like this? Like, how can we look at it? हम अभी मैं उसका पूरा सॉल्यूशन तो नहीं बता पाऊंगा, बट आई थिंक एक सॉल्यूशन ये हो सकता है जिसकी हम हमेशा एडवोकेसी करते हैं कि हर प्रोडक्ट के ऊपर बनाने वाले का नाम होना चाहिए. अगर वो एक चीज होती है, आई थिंक यू कैन इजीली ट्रैक, और वो बनाने वाला उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी होगा और आप उसको अच्छे से ट्रैक भी कर सकते हो. दो चीजें जो मैंने बताया उसमें, जो ट्रांसपेरेंट सप्लाई चेन, आई थिंक आप वो मेकर्स तक रीच कर सकते हो. नहीं, और मैं पैकिंग के बारे में नहीं पूछ रही हूँ. मैं कह रही हूँ कि प्राइस जो है हैंडमेड का, वो थोड़ा महंगा होता है और होना भी चाहिए कंपैरेटिवली स्पीकिंग. तो लेकिन जब जहाँ पे, मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ, एक जगह का अनिगुंदी में, जहाँ पे मंदिर को काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस मिल गई है सडनली, और बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, तो वहां पे सडनली बहुत सारा ये प्लास्टिक का सामान आ गया है टूरिस्ट को बेचने के लिए, विच इज रियली सैड, बिकॉज वहां के लोकल लोग बहुत सारी चीजें बनाते हैं, लेकिन जब वो बनाते हैं तो उसका कॉस्ट में भी 300 रुपए होगा, लेकिन वो जो प्लास्टिक का सामान है वो 10 रुपए 15 रुपए, जो लोकल लोग आसपास से आते हैं मंदिर जाने के लिए वो जल्दी से खरीद लेते हैं. तो ये, और मुझे दिख रहा है कि इंडिया में ये मंदिर का जो ये रिलीजियस ट्रैवल है ये बढ़ रहा है और ये बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन इसका क्या सोल्यूशन है? आई थिंक कंज्यूमर ही, जो बात करी कमिटेड कंज्यूमर की, कंज्यूमर को ही अवेयर होना पड़ेगा. समय लगेगा ना में, तो बिल्कुल. हाँ, समय लगेगा. मैं इसमें थोड़ा सा एक कमेंट करना चाहूंगा आपके उस पे. ये देखिए, ये एक प्राइस वार होता है मार्केट में. ये आप किसी भी मार्केट में जाएंगे, किसी भी लेवल पे जाएंगे, ये प्राइस वार हमेशा रहता है और इसको हमें स्मार्टली फेस करना पड़ेगा. हम कुछ ऐसी टेक्निक्स आर्टिजन्स के लिए ये करें, जैसा पहले भी नीलेश जी ने कहा और दूसरे स्पीकर्स ने भी कहा कि भाई हमें कीमत जितनी कम से कम हो सके उतनी रखें, ताकि हर आदमी के पहुंच तक ये चीज बन सके और
मार्केट में ये प्राइस वार तो हमेशा रहेगा, ये कंपटीशन तो हमेशा रहेगा, और उसको फेस करने के लिए हमें अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग स्ट्रेटेजीज यूज करना पड़ेंगी।